आज हम पढ़ेंगे रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस के अंदर क्या है, हमें क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले है पढ़ते हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है। लायबिलिटीज़ में आता है सबसे पहले, सबसे ऊपर आएगा नेटवर्थ, इक्विटी, ओवन फंड। अब नेटवर्थ, इक्विटी और ओवन फंड है, वो उसमें क्या क्या आएंगे, क्या क्या पार्ट आते हैं बैलेंस शीट में। इसमें आता है शेयर कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पेड अप कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर, ओनर्स फंड, रिजर्व जो कि दो टाइप का होता है, जर्नल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। एंड उसके अलावा हो सकता है इसके अंदर रीवैल्यूएशन और अदर रिजर्व। ठीक है। इसके अलावा नेटवर्थ के अंदर आता है जो भी पी एंड एल, बैलेंस शीट के अंदर जो पी एंड एल होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको हम नेटवर्थ नेटवर्थ के अंदर, नेटवर्थ इक्विटी ओवन फंड के अंदर काउंट करेंगे। These funds are brought by the promoters as their investment in business और generated by और retained in business। ये जो फंड होता है वो प्रमोटर्स होते हैं, वो प्रमोटर्स के द्वारा होता है, वो अपने बिजनेस में लगाया जाता है। उसके बाद में आता है दूसरा जो लायबिलिटीज़ के अंदर पार्ट है, वो दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या बोरोड फंड, मतलब कि लंबे समय के लिए जो कंपनी या फर्म ने लोन लिए हैं या उधारी जो फंड लिए हैं, वो इसके अंदर आते हैं। ये हो सकते हैं जैसे टर्म लोन बैंक से लिया हो या इंस्टीट्यूशन, किसी और इंस्टीट्यूशन से लिया हो, डिबेंचर और बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड लोन। Only those liabilities are to be taken which are not due for payment within the 12 months। मतलब इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर आएंगे वो फंड आते हैं, वो लाइबिलिटीज़ आती हैं जो कि 12 महीने तक पेबल नहीं होती। 12 महीने से ज़्यादा के टाइम के लिए क्या होती है, ली जाती है। 12 महीने से ज़्यादा के लिए बाहर से पैसे लिए हैं या लोन लिया है बैंक से, वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद में आती है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, वो लायबिलिटीज़ जो 12 महीने बैलेंस शीट के मैक्सिमम 12 महीने तक पे करनी होती है, 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी होती है, वो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। ये होती हैं बैंक वर्किंग कैपिटल हो गया, कैपिटल लिमिट हो गई, जैसे कि सीसी, ओडी, बिल, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट ड्यूरेशन लोन और डिपॉजिट। ये आगे करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एसेट्स। एसेट्स होते हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं और इंटेंजिबल एसेट्स है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट जो कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, तो इनकी क्या है, नेट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, वो होती है जो कि ओरिजिनल वैल्यू माइनस में डेप्रिशिएशन ओरिजिनल वैल्यू में से डेप्रिशिएशन को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आती है, नेट वैल्यू, बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू लिखी नोट होती है। दीज आर परचेज फॉर द लॉन्ग टर्म यूज़ एंड आर डेप्रिशिएट। ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए क्या होता है, परचेज किए जाते हैं और हर साल होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं। उसके बाद में आते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, नॉन करंट एसेट मतलब करंट से रिलेटेड नहीं है, करंट एसेट्स नहीं है और ना ही फिक्स एसेट्स होते हैं, वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आएंगे। इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट इन क्यूटेड शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एसोसिएट एंड सिस्टर फर्म एंड कंपनीज़। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है जो कि करंट 1 साल 12 महीने से रिलेटेड नहीं है, वो इसके अंदर आएगी नॉन करंट एसेट्स के अंदर। या फिर ओल्ड कोई स्टॉक पड़ा हुआ है कंपनी का, या फिर कोई डिस्प्यूटेड बुक डेबिट्स हो गई, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई, अदर मिसलेनियस एसेट विच आर नॉट करंट और फिक्स्ड इन नेचर, और अदर मिसलेनियस एसेट जो कि करंट और फिक्स नहीं होते नेचर में, वो नॉन करंट एसेट्स के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद में आते हैं, थर्ड नंबर है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो कि होते हैं,
इसमें आते हैं कैश, बैंक बैलेंस हो गया, फिक्स डिपॉजिट इंक्लूडिंग फिक्स डिपॉजिट विद बैंक हो गया, मार्केटेबल क्यूटेड गवर्नमेंट अदर सिक्योरिटी, बुक डेबिट, सन्ड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टोर स्पेयर्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर एसेट ऑफ द करंट नेचर, लोन एंड एडवांसेस रिकवरेबल विद इन 12 मंथ्स, जो कि 12 महीने के अंदर रिकवर किए जाए। उसके बाद में आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब जिनको टेंजिबल नहीं होते, मतलब टच नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे ये हो गया कंपनी का पेटेंट हो गया, गुडविल होगी, ट्रेड हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट। और जो अगर जो भी P&L का डेबिट बैलेंस होता है उसको इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर होता है, दिखाया जाता है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, जो कंपनी के सेटअप करने से पहले जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसको इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर रखा जाता है। अब एक एक टर्म को है वो डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेटवर्थ इक्विटी के अंदर, सबसे पहले पढ़ते हैं, एक एक टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। कैपिटल और शेयर कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, प्रमोटर और पब्लिक इन फॉर्म ए कंपनी। कैपिटल मनी होती है, एक कैपिटल मनी है जो कि होता है वो ओनर, कंपनी का ओनर या प्रमोटर या पब्लिक होता है, वो कंपनी के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल या शेयर कैपिटल। उसके बाद में आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है जो टोटल कैपिटल है उसका कुछ पार्ट होता है लीगली ऑथराइज किया जाता है फॉर इशू, लीगली कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल इज़ लीगली परमिटेड कैपिटल टू बी इशूड बाय ए कंपनी, जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी के द्वारा लीगली ऑथराइज्ड किया जाता है इशू करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे कि 100 रुपये का कैपिटल है, उसमें से कंपनी ने 70 रुपये हैं वो ऑथराइज्ड कर दिया कि ये ऑथराइज्ड है, इसमें आप शेयर होल्डर्स हैं वो कितना अपना कितना परचेज़ करेंगे, कितना कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस हिसाब से किया जाएगा। उसके बाद में होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होता है वो ऑथराइज्ड कैपिटल का ही इशूड पार्ट है, जो कि होता है कंपनी के द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए होता है, वो इनवाइट किया जाता है फ्रॉम प्रस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के द्वारा, शेयर होल्डर्स के लिए, उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। उसके बाद में होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, जितना जो इशूड कैपिटल है वो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर ने परचेज़ कर लिए, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद में आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज़ अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर टुवर्ड द सब्सक्राइब कैपिटल के अगेंस्ट में शेयर होल्डर से कितना एक्चुअल में पेमेंट आया है, उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। उसके बाद में होते हैं ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या है? ऑनर इक्विटी इज़ द क्लेम ऑफ ऑनर ऑफ ए फर्म ऑन द फर्म। जो ऑनर इक्विटी है वो जो कंपनी का ऑनर है, जो ऑनर ने अपना पैसा लगाया है, तो उसका वो ऑनर इक्विटी है, वो ऑनर की फर्म के ऊपर एक क्लेम है। नेट ओवन फंड क्या होता है? नेट ओवन फंड होता है और टेंजिबल नेटवर्थ क्या होती है? आर द फंड रिप्रेजेंटिंग पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व रिड्यूस्ड बाय एक्यूमुलेटेड लॉस और इंटेंजिबल एसेट। नेट ओवन फंड क्या होगा? नेट ओवन फंड और टेंजिबल नेटवर्थ क्या चीज़ होती है? ये इसके अंदर आता है पेड अप कैपिटल जितना एक्चुअल में पेमेंट आया है, कैपिटल आया है, पेमेंट आया है, और फ्री रिज़र्व हो गया जो प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिज़र्व हो गया कंपनी का, और माइनस उसमें से माइनस करेंगे जो कंपनी को लॉस हुआ है उसको, और इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी? नेट ओवन फंड या टेंजिबल नेटवर्थ बोलते हैं। उसके बाद में आता है
कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है, मतलब कंपनी एक अमाउंट है होती है वो रिजर्व करके रखती है फॉर रिस्क पीरियड, रिस्क टाइम के लिए। तो वो ये अमाउंट होती है वो शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है, जैसे कि प्रीमियम रिजर्व हो गया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। फिर इसके बाद में दूसरा रिजर्व है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व होता है जो कि होता है प्रॉफिट हो, कंपनी के जो प्रॉफिट हुआ उससे क्रिएट किया जाता है, और इसको क्या शेयर होल्डर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद में आती है नेटवर्थ। अब नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ इज़ द सम ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ओनर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी भी बोलेंगे, या फिर नेटवर्थ क्या हो जाएगी, एक इसके अंदर एक तो हो गया शेयर कैपिटल हो गया, इसके अंदर रिजर्व आ गया, और सरप्लस जो उसका प्रॉफिट हो गया वो हो गया, तो ये इसको बोलेंगे नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी। इसके बाद में आती है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ है वो लायबिलिटीज़ का एक टाइप है, मतलब इस टाइप की जो लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जैसे कि लेटर ऑफ गारंटी हो गई, बैंक ने अपने बोरोवर के लिए कि बोरोवर के लिए गारंटी दे दे, एक गारंटी दी है किसी चीज़ के लिए, तो वो हो सकता है कि फ्यूचर में वो बैंक को पे करनी पड़ जाए, वो चीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ होती है, उसको बैलेंस शीट में हमेशा फुट नोट पे दिखाया जाता है। उसके बाद में आता है टेम्परेरी लोन। टेम्परेरी लोन कौन से होते हैं? जो कि डिमांड पे रिपेबल होते हैं या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं टेम्परेरी लोन। इसके बाद में है इंटेंसिबल एसेट्स। इंटेंसिबल एसेट्स जो आर द एसेट्स विच हैव द नोशनल, जिनकी सिर्फ नोशनल वैल्यू होती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसे कि ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, गुडविल हो गई, तो इनको टेंजिबल टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ट्रेडमार्क। फिर इसी का एक टाइप आता है इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, ये होता है फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस मतलब बनावटी, तो गुडविल है उसको हम फिक्टिटियस एसेट बोलते हैं, और ये है वो इंटेंजिबल एसेट का ही पार्ट है। उसके बाद में करंट एसेट। करंट एसेट्स आर द एसेट मीन टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन ए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट जिनको होता है 12 महीने के अंदर होता है, वो मैक्सिमम 12 महीने के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट है उसके मैक्सिमम 12 महीने तक के अंदर होता है, वो हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इनको वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं या और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। उसके बाद में क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स होते हैं जो हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब जिनको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये होते हैं जनरली दीज आर कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स में से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और लोन एंड एडवांसेस को माइनस कर देंगे तो क्विक एसेट्स आ जाएंगे जो हाईली लिक्विड होते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? टोटल जो करंट एसेट्स हैं उनको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है वो बोलते हैं। एंड उसके बाद में है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज़, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं सरप्लस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस। लॉन्ग टर्म फंड कौन से हो गए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो गई। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जैसे कि हो गया नेटवर्थ प्लस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, टर्म लोन हो गए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म यूजेस। लॉन्ग टर्म यूजेस करंट एसेट्स के अलावा जो है वो लॉन्ग टर्म यूजेस हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर नीदर करंट एसेट्स और नॉर फिक्स और फिक्टिटियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो कि होते ना तो
फिक्स एसेट्स होते हैं, ना करंट एसेट होते हैं, ना फिक्टिटियस होते हैं। दे में इंक्लूड द लोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट, जिसमें ये लोन इसमें आते हैं, लोन आते हैं, गिवन लोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में हम एसेट लायबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कुछ टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट इज़ द फाइनल प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल इनकम। मतलब नेट प्रॉफिट होता है, फाइनल प्रॉफिट है जो कि सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके और इनकम है उसको ऐड करने के बाद में आता है। दिस कैन बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, और आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट में से टैक्स लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद में आता है ऑपरेटिव प्रॉफिट। ऑपरेटिव प्रॉफिट क्या होगा? ऑपरेटिव प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस डे टू डे जो वर्किंग कंपनी और फर्म के अंदर जो वर्किंग हो रही है उसमें जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिव प्रॉफिट निकल आएगा। इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि कंपनी के अंदर फिक्स एसेट्स वगैरह है, उनका क्या हो रहा है, सेल वगैरह हो रही है, तो उसके अंदर जो खर्चे वगैरह होंगे ऑपरेशन से रिलेटेड उसको ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद में आता है कैश प्रॉफिट, कैश एक्रूअल भी बोलते हैं जिसको। ये क्या होता है? कैश प्रॉफिट इज़ द नेट प्रॉफिट प्लस में डेप्रिसिएशन। जो कैश एक्रूअल होता है नेट प्रॉफिट जितना कंपनी ने अर्न किया है और डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज़ है? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दी, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर देते हैं। अब इसके अंदर नेट सेल कौन सी होती है? ग्रॉस सेल में से जब हम ग्रॉस सेल में से रिटर्न, डिस्काउंट और एक्साइज ड्यूटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास में नेट सेल आती है। और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्लस में ओपनिंग फिनिश गुड्स कितने हैं, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड का स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है नेट सेल माइनस में कॉस्ट ऑफ सेल। इसके बाद में है रॉ मटेरियल कंजप्शन। रॉ मटेरियल कंजप्शन मतलब कितना रॉ मटेरियल कंजप्शन किया जा रहा है। रॉ मटेरियल कंजप्शन होता है रॉ मटेरियल परचेज कितना किया, उसका ओपनिंग प्लस में उसका ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितना था, माइनस में क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक कितना आया, तो रॉ मटेरियल कंजप्शन निकल आता है। उसके बाद में हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेस कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेस जैसे बताया नेटवर्थ हो गए और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसको वो है लॉन्ग टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म सोर्सेस करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म यूजेस होते हैं फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। शॉर्ट टर्म यूजेस हो गए करंट एसेट्स।